स्टूडेंट्स आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़ने। पहले नंबर पे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में और तीसरे नंबर पर मार्केट एफिशिएंसी के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं आपको उनके नाम दोबारा बताता हूं। नंबर 1 कंज्यूमर सरप्लस, नंबर 2 प्रोड्यूसर सरप्लस और नंबर 3 मार्केट एफिशिएंसी। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड विद वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये किससे रिलेट करते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो लिहाजा इनको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स इकोनॉमिक वेलबीइंग्स। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि वो कहना क्या चाहता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले चैप्टर के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का कि मार्केट यूजुअली आर गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है वो ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर उनके अलावा किसी थर्ड पार्टी का इंफ्लुएंस ना हो, यानी कंज्यूमर खुद डिसाइड करे उसे क्या करना है और उसे बेनिफिट कहां पे है, और प्रोड्यूसर भी खुद डिसाइड करे कि उसे कौन सी चीज बनानी है, क्या प्राइस रखनी है और उसको बेनिफिट कहां पर है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर का बेनिफिट होगा, जो कंज्यूमर का सरप्लस है, इट शो द इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम द बायर साइड। ये आपने याद रखना। और जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है, जो प्रोड्यूसर का बेनिफिट है, इट शो द इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम द सेलर साइड। ठीक हो गया? और दोनों का जो सरप्लस है स्टूडेंट्स, इट शो द टोटल इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये आपने याद रखना। तो लिहाजा जो कंज्यूमर का सरप्लस है, जाहिर बात है कि कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है और प्रोड्यूसर को सरप्लस हो रहा है और दोनों को सरप्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इट मींस कि ओवरऑल जो मार्केट है वो सरप्लस में है। और जब ओवरऑल मार्केट सरप्लस में होगी तो इट शो द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है? तो ये शो करेगी टोटल वेलफेयर को। तो लिहाजा आपने याद रखना है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक किससे रिलेट करते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट कहां पे होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट गेन होगा। तो मैंने इन तीनों टॉपिक्स को स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये तीनों टॉपिक्स रिलेट किसके साथ करते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। ठीक है? अब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जिसका नाम है जी कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हम पहले डेफिनेशन से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल के साथ आपको इसको साबित करता हूं। तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है जी? कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट अ बायर विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड। कि कंज्यूमर सरप्लस से मुराद वो अमाउंट है जो बायर विलिंग है पे करने के लिए, माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पे फॉर इट, और उसमें से माइनस कर दे वो अमाउंट जो एक्चुअली बायर पे करता है। ठीक है? मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है? यानी वो कहना क्या चाह रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस से मुराद क्या अमाउंट है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें मैं मार्केट में कुछ शर्ट खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो जाहिर बात है जब मैं शर्ट खरीदने के लिए जा रहा हूं तो मैं घर में एक बजट बना के जाऊंगा कि मेरे माइंड में एक बजट होगा कि यार मैंने ये शर्ट कितने तक की परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने घर में एक माइंड बनाया कि मैंने वो जो शर्ट है वो 1000 तक की परचेज करनी है। ये मेरी विलिंग है कि मैं 1000 तक की वो शर्ट परचेज कर लूंगा। लेकिन जब मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट में जाके मैं दुकान से वो शर्ट परचेज करता हूं, दुकानदार को कहता हूं कि भाई ये शर्ट कितने की है, तो दुकानदार मुझे कहता है कि ये शर्ट 700 की है, 700 रुपए की है। तो स्टूडेंट्स, मैं कितना विलिंग था पे करने के लिए? 1000, और एक्चुअली वो कितने की मिल रही है मुझे? 700 की।
तो इसका मतलब है कि जो 300 रुपए का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? दोबारा से मैं एग्जांपल के बाद आपको डेफिनेशन बताता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है अ बायर विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड, कि जो बायर विलिंगनेस करता है उस किसी भी चीज के लिए पे करने के लिए विलिंग है, उसको पे करने के लिए, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें द अमाउंट द बायर एक्चुअली पे फॉर इट, यानी उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दें जो बायर एक्चुअली पे करता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। तो यहीं से इसी डेफिनेशन से स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला बना लिया कंज्यूमर सरप्लस का। हमने देखा स्टूडेंट्स कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या जी? अमाउंट विलिंगनेस टू पे, ठीक है, माइनस अमाउंट एक्चुअली पे बाय बायर। ये याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, ठीक हो गया? मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट करें कि स्टूडेंट्स मैं जो है ना वो गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं, ठीक है, और मेरी जो मैंने उसके लिए जो बजट बनाया था कि मुझे लग रहा था कि मैंने जो गाड़ी है वो 8 लाख रुपए तक की परचेज करनी है, मेरी बिलिंग है कि मैं यहां तक परचेज कर सकता हूं, ठीक है, इस्तेताब रखता हूं यहां पे, ठीक है, ये मेरा बजट है। और जब मैंने वो गाड़ी मार्केट में खरीदने के लिए गया तो मुझे पता चला कि जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस है वो तो 7 लाख रुपए, ठीक है, तो मेरी विलिंगनेस कितनी थी? 8 लाख रुपए, यानी मैं 8 लाख तक उसको अदा कर सकता था। तो मैंने जब देखा तो उसकी प्राइस कितनी है? 7 लाख। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपया मुझे सरप्लस हो गया, तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, फर्दर एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं, उसके बाद हम इसी एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए डिमांड कर्व से भी इसको मेजर करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं स्टूडेंट्स, मैं 4 तरह के बायर्स ले लेता हूं और देखता हूं कि उनकी कितनी विलिंग है पे करने की, ठीक है। इसी एग्जांपल को यूज करते हुए मैंने आपको कहा कि मैं आपको डिमांड कर्व बना के भी दिखाऊंगा, और उससे पहले उसका मैं टेबल एक और भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 4 तरह के बायर्स हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है और एक मिस्टर डी है, ठीक है। और दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं विलिंगनेस टू पे, ठीक है, कि वो कितनी अमाउंट विलिंग है अदा करने के लिए। याद रखना आपने विलिंगनेस टू पे किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? विलिंगनेस टू पे से मुराद वो अमाउंट होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो बायर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए एग्री होता है। ये याद रखना, मैंने आपको क्या कहा, विलिंगनेस टू पे वो अमाउंट होती है मैक्सिमम जो कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए एग्री होता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मिस्टर जो ए है वो ₹100 तक विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। और मिस्टर बी जो है वो विलिंग है ₹80 तक उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मिस्टर सी जो है वो ₹60, ठीक है, तक विलिंग है उस प्रोडक्ट को पे करने के लिए। और मिस्टर डी जो है ना वो ₹40 तक विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो इसी एग्जांपल्स को मतलब मैंने 4 तरह के, मैं दोबारा से बताता हूं स्टूडेंट्स, तो मैं कंज्यूमर सरप्लस को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं और मैंने 4 तरह के बायर्स ले लिए ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने आगे उनकी वो अमाउंट ले ली जो वो विलिंग है मार्केट में उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये कोई भी आप अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यूज करते हुए इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स आपको डिमांड कर्व बनाकर अभी दिखाऊंगा। उससे पहले हमें एक दोबारा से स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल की मदद से, जिसमें हम अब प्राइसेस भी ले लेंगे, बायर्स भी देख लेते हैं और उनकी क्वांटिटी डिमांड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला कॉलम हम ले लेंगे प्राइस का, ठीक है, जो कि रुपीस के अंदर है। दूसरे नंबर पे हम बायर का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, बायर्स। और तीसरे नंबर पे हम क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ प्राइसेस ले लेते हैं कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइसेस किस किस रेंज में आ रही है, और उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं जी मोर देन 100 अगर प्राइस हो
तो कितने बायर इनमें से विलिंग होंगे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। दूसरी प्राइस हम ले लेते हैं जी रेंज 80 टू 100 रुपीस, ठीक है, ये रुपीस में। तीसरी हम ले लेते हैं जी 60 टू 80 रुपीस। चौथी हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स 40 टू 60 रुपीस। और पांचवें नंबर पे हम ले लेते हैं जी बिलो 40, ठीक है। तो हमने ये कुछ प्राइसेस की रेंज ले ली और इस रेंज को मद्देनजर रखते हुए हम इस एग्जांपल्स को लगाकर यहां से डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं जरा, तो आपने मुझे बताना है कि ये प्राइस की हमारे पास रेंज है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस मोर देन 100 हो तो इन चारों में से कौन से ऐसे बायर हैं जो विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। स्टूडेंट्स बताएं जरा। देखिए मिस्टर ए हमने अज्यूम किया कि कितने तक पे कर सकते हैं, 100 रुपीस तक। तो हमने पहली प्राइस अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस मोर देन 100 होती है तो क्या इनमें से कोई इस रेंज में आ रहा है? मिस्टर बी तो उससे भी कम है, मिस्टर सी तो उससे भी कम है, मिस्टर डी तो उससे भी कम है। इसका मतलब ये है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस मोर देन 100 होती है तो इन चारों में से कोई भी विलिंग नहीं है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त हमारी डिमांड क्या होगी, 0, ठीक है। तो इस एग्जांपल को सामने रखते हुए ये हमारे पास प्राइसेस हैं और हम देख लेते हैं कि इस प्राइसेस के मुताबिक ए बी सी और डी कितना विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स उस प्रोडक्ट की प्राइस 80 टू 100 रुपीस हो जाए तो आप बताएं कि इन चारों में से कौन सा शख्स है जो उसको विलिंग का परचेज करने के लिए। तो 80 टू 100, तो यहां पे जो 80 है ना स्टूडेंट्स, ये आपने अबव 80 कंसीडर करना होता है, ये याद रखना आपने, यानी ये कंसीडर 81 टू 100, ये आपने याद रखना है। तो 81 टू 100, तो अगर आप देखें तो जी इसमें मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इसके अंदर आ रहा है जी उसको परचेज करने के लिए। उसका मतलब है कि इन चारों बायर में से मिस्टर ए जो है ना वो विलिंग है, अगर उसकी प्राइस 80 टू 100 होती है तो वो उसको पे करने के लिए विलिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जी एक कंज्यूमर ही विलिंग है उसको परचेज करने के लिए, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो 1 होगी। अगर स्टूडेंट उस प्रोडक्ट की प्राइस बिटवीन 60 टू 80 हो जाए, अज्यूम कर लेते हैं, तो मैंने आपको क्या कंसीडर 61 टू 80, तो अब बताएं कि इन बायर में से कौन कौन विलिंग हो सकता है। तो अगर आप देखें जी अगर प्राइस उसकी हो जाती है 60 टू 80, ठीक है, अबव 60 मैंने अभी आपको कहा, तो उसमें एक मिस्टर ए भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो 100 तक परचेज करने के लिए एग्री था, और एक मिस्टर बी भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बिटवीन 60 टू 80 हो जाए तो दो बायर विलिंग होंगे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 2। तो अगर स्टूडेंट्स उस प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है 40 टू 60, अज्यूम कर लेते हैं, तो अब इन चारों में से कितने बायर ऐसे हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो इट इज अबव 40, ये याद रखना आपने। तो 41 टू 60 बिटवीन दिस, तो मिस्टर ए इज आल्सो विलिंग क्योंकि वो तो 100 तक है, मिस्टर बी इज आल्सो विलिंग क्योंकि वो भी 80 आता है, वो अबव दिस, और मिस्टर सी भी इसमें आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बिटवीन 41 टू 60 हो जाती है तो 3 जो कंज्यूमर हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस हो जाए बिलो 40 से नीचे हो जाती है, तो अब इन चारों में से कौन कौन से कंज्यूमर है जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो मिस्टर ए भी कर सकते हैं, ठीक है, मिस्टर बी भी कर सकते हैं, मिस्टर सी भी कर सकते हैं और मिस्टर डी भी कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर डी भी 40 तक उसको परचेज करता है, तो बिलो 40 होगा, तो चारों ही बायर इस पोजीशन में हैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 4। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने अभी हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया स्टूडेंट्स वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एफिशिएंसी ऑफ मार्केट है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको बताया, ठीक है, कि ये जो टॉपिक है आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि जब सरप्लस होगा, ओवरऑल सरप्लस होगा, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और टोटल सरप्लस, तो शो द इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेलफेयर, ये याद रखना आपने, मैंने सबसे पहले आपको बताया। फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर सरप्लस में वो अमाउंट होती है जो बायर विलिंग होता है पे करने के लिए, उसमें से अगर माइनस कर दें द अमाउंट व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय द बायर, ठीक है।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा और मैंने आपको उसको एग्जांपल के साथ भी समझाया है, ठीक है। तो फिर उसको मजीद मैंने फर्दर एग्जांपल के साथ समझाने के लिए 4 तरह के बार ले लिए, ठीक है, ए बी सी डी, और मैंने अज्यूम कर लिया कि इनमें से मिस्टर जो ए है वो 100 तक बिलिंग है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 तक हो तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। तो मिस्टर बी जो है ना वो 80 तक परचेज करने के लिए एग्री है, ठीक है, और मिस्टर सी जो है ना वो 60 तक कहता है कि अगर प्राइस होगी तो मैं परचेज कर लूंगा, और मिस्टर डी की जो बिलिंग है वो 40 तक की है, ठीक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने डिमांड कर्व बनाना था, तो डिमांड कर्व बनाने के लिए मैंने इसी एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने प्राइस ली, ठीक है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि जो प्राइस है वो मोर देन 100 हो तो कितने कंज्यूमर जो है ना वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को परचेज करने के लिए एग्री हैं, और अगर उसकी रेंज 80 टू 100 हो जाए या 60 टू 80 हो जाए, 40 टू 60 हो जाए, तो बिलो 40 हो जाए, तो मैंने मुख्तलिफ प्राइसेस ले ली। तो इन्हीं प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन बायर्स की विलिंगनेस को सामने रखा और मैंने वहां से क्वांटिटी डिमांड को कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट हो चुकी है, तो अब मैं जो है ना वो एक डायग्राम बनाकर इसको आपको समझाता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस हमें कहां पे होगा। तो मैं इसी टेबल की मदद से स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको डिमांड कर्व बना के दिखाता हूं एक डायग्राम से। तो डायग्राम में हम दो एक्सिस बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि हम क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, प्राइस। अब ये चीजें स्टूडेंट्स अब आपको आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्राइस वाले कॉलम में देखें तो हमने प्राइस जो है ना वो 40 से लेकर 100 तक और मोर देन उसको भी बनाना है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज लगा लेते हैं तो हम 20 के डिफरेंसेस को बना लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अगर हम देखें तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो 0 हमारे पास पहले मौजूद है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी बना लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा जो स्टेप लाइक डिमांड कर्व होगा ये आसान नहीं है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो अगर आपको फिर भी बनाने में प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से शेयर करना है इसको। तो आप इसको कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, जरा टेबल को देखते हैं। पहले नंबर पे जी मोर देन 100, अगर प्राइस उस प्रोडक्ट की 100 से ज्यादा हो तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 0। तो अब हमारे पास प्राइस 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा अगर होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, 0। तो ये जो पॉइंट है ये 0 वाला पॉइंट है, तो मैं यहीं पर इसको हाईलाइट कर देता हूं स्टूडेंट्स, यानी 100 से ऊपर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि अगर 100 से ऊपर प्राइस होगी तो ये 0 पे होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी सेकंड प्राइस क्या थी, 80 टू 100। तो अगर 80 टू 100 होती है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 1। तो अब हम क्वांटिटी डिमांड 1 है, 80 टू 100, तो यहां भी हमारे पास 80 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 100 है, तो बिटवीन दोनों जाना है तो आपने दोनों पर ही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और बाद में इनको आपस में मिला देना। उसके बाद स्टूडेंट्स 60 टू 80 पे कितनी है क्वांटिटी डिमांड, 2। तो 2 में हमारे पास 60 भी है, ठीक है, और 80 भी है, तो इन दोनों की रेंज बनाई और बाद में ये डिमांड कर्व जो बनता जा रहा है उसको आपस में मिलाते जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 40 टू 60 पे 3, तो 3 के सामने 40 भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि दो प्राइसेस हैं, 60 भी है, दोनों की रेंज बनाए और उसके बाद जो डिमांड कर्व है उनको आपस में मिलाते। उसके बाद स्टूडेंट्स बिलो 40 पे हमारे पास क्या जी, 4। तो 4 के सामने बिलो 40 है, तो 40 ये तो आएगा ही आएगा, और बिलो से मुराद फिर सारा ही आ जाएगा ना जो भी 40 से नीचे है, तो आपने उसको मिला देना। और अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास एक डिमांड कर्व बन गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये डिमांड कर्व देखें तो इसको हम कहते हैं स्टेप लाइक डिमांड कर्व, याद रखें। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व बन गया, स्टेप लाइक डिमांड कर्व। तो इसको आपने ध्यान से बनाना है, यानी दोबारा देखें स्टूडेंट्स, मोर देन 100, ठीक है, 0 पे, ये 0 पॉइंट है, ये लाइन 0 वाली है। देन 80 टू 100, बिटवीन दिस 60 टू 80, 40 टू 60 एंड बिलो 40। तो अगर हम इन तमाम को मिला दें तो हमें एक स्टेप लाइक डिमांड कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो मिस्टर ए कितना विलिंग था पे करने के लिए, 100 तक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है जी, ए जो था वो विलिंग था इसको पे करने के लिए, विलिंगनेस टू पे। तो स्टूडेंट्स
मिस्टर बी कितना विलिंग था पे करने के लिए उस प्राइस 80। तो स्टूडेंट्स ये जो 80 है ये क्या होगा जी, बी जो है ना वो विलिंगनेस होगा उसको पे करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स सी के बारे में मैंने क्या बताया था, वो कितना पे कर सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, विलिंग था 60। तो ये जो 60 वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स ये सी के लिए विलिंग होगा, विलिंगनेस टू पे। और डी के बारे में मैंने क्या बताया था 40। स्टूडेंट्स ये 40 तक जो है इट शोज द डी विलिंगनेस टू पे। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने एक एग्जांपल के साथ पहले एग्जांपल ली, उसके बाद मैंने वहां से टेबल बनाया प्राइस लेकर, वहां से डिमांड निकाली, उस डिमांड को मैंने एक डायग्राम के अंदर आपको दिखाया। और अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये स्टेप लाइन डिमांड का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें हम देख भी सकते हैं कि ए बी सी डी कहां तक विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने डिमांड का बना लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कि कंज्यूमर सरप्लस कहां पे होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में दिखाता हूं इसी डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम आपने जो टेबल से डायग्राम बनी थी उसके बाद बनानी है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, फर्स्ट करें कि इफ प्राइस इज इक्वल टू ₹80, फर्स्ट करें मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस 80 होती है। अब स्टूडेंट अगर प्राइस 80 है तो बताएं कंज्यूमर सरप्लस कहां पे होगा। ये देखें हमारे पास प्राइस 80 है तो ये 80 हो गया ना स्टूडेंट्स, हम 80 पर प्राइस आ गई है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये बाउंड्री है प्राइस। तो मिस्टर ए के लिए सरप्लस क्या हो गया, बिटवीन 80 टू 100 कितने का सरप्लस हो गया, ₹20 का। ये किसके लिए सरप्लस है, मिस्टर ए सरप्लस यानी कंज्यूमर सरप्लस, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस 80 हो जाती है। तो अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 80 हो जाएगी तो स्टूडेंट्स तो हमने प्राइस 80 सेट कर ली। तो 80 से ऊपर अगर देखें, क्योंकि मिस्टर ए कितना विलिंग था पे करने के लिए ₹100 तक, तो उसकी प्राइस कितनी है 80, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ₹20 है वो स्टूडेंट मिस्टर ए के लिए सरप्लस हो गया। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, अगर इसकी प्राइस 60 हो जाए, ठीक है। तो आप अज्यूम करते हैं कि अगर इसकी प्राइस 60 हो जाती है, तो अगर 60 हो जाएगी तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, ठीक है। अब हम प्राइस सेट कर लेते हैं 60 पे। तो स्टूडेंट्स मिस्टर ए कितना विलिंग था पे करने के लिए 100, प्राइस कितनी होगी है 60। इसका मतलब है कि ए का जो सरप्लस है वो कितना हो गया ₹40 का, ठीक है। अब उसी एग्जांपल में देखें तो बी भी 80 तक विलिंग था पे करने के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर प्राइस 60 होगी तो ये वाला जो पोर्शन है ₹20 का, ठीक है, ये बी सरप्लस हो गया। और अगर हम टोटल सरप्लस कैलकुलेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो हम इस 20 और 40 को अगर हम ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये है कि टोटल सरप्लस हमारे पास कितना आ गया ₹60। तो ये टोटल सरप्लस मैंने कैसे कैलकुलेट किया है कि अगर उसकी प्राइस अज्यूम करते हैं कि 60 हो जाती है तो फिर हमने देखा कि जो ए का सरप्लस है वो ₹40 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 100 तक पे करने के लिए विलिंग था तो ₹40 का सरप्लस निकल आया। और बी जो था वो 80 तक उसको विलिंग था पे करने के लिए। तो अगर प्राइस 60 हो जाती है तो वो भी उसको भी 20 का सरप्लस हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल सरप्लस देखना चाहते हैं कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ है तो हम दोनों के सरप्लस को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस 60 का हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टेप लाइन डिमांड कर्व की मदद से भी आपको कंज्यूमर सरप्लस निकाल के दिखाया। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि आपने कैसे याद रखना है कि कंज्यूमर सरप्लस कौन सा होगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो याद रखना है कि कंज्यूमर सरप्लस कौन सा है, द एरिया बिलो द डिमांड कर्व and above the price is consumer surplus। डायग्राम में कहां पे कंज्यूमर सरप्लस है याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, द एरिया बिलो द डिमांड कर्व
and above the price is consumer surplus. ये याद रखना है, below the demand curve and above the price is consumer surplus. क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हाइट ऑफ डिमांड कर्व है ना, हाइट ऑफ डिमांड कर्व वो शो करता है कि बायर कितना विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो हाइट ऑफ डिमांड कर्व शो करता है कि बायर कितना विलिंग है उसको पे करने के लिए। जितनी उसकी प्राइस होगी उससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा फिर वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। तो मैंने आपको स्टेप लाइक डिमांड कर्व में ये समझाया। अब मैं आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में कंज्यूमर सरप्लस बना के दिखाता हूं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना के दिखाता हूं कि वहां से हमें कंज्यूमर सरप्लस कैसे मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको स्टेप लाइक डिमांड कर्व बना के दिखाया, जिसके अंदर मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करके भी दिखाया। अब मैं आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ दिखाता हूं। हम लोग पढ़ने लगे स्टूडेंट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दो एक्सिस बना लेते हैं। ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होती है? क्वांटिटी। अब ये चीजें स्टूडेंट्स आपको क्लियर। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगी? प्राइस। अब हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना लेते हैं। अज्यूम दैट ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब स्टूडेंट्स इस डिमांड में अगर आप देखें तो यहां से लेकर ये जो नीचे लाइन जाती जा रही है डाउनवर्ड में, ठीक है, ये कंज्यूमर की विलिंगनेस को शो कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर यहां पर भी खरीदने के लिए तैयार है, यहां पर भी खरीदने के लिए तैयार है, यहां पर भी खरीदने के लिए तैयार है। तो अगर हम इसका सरप्लस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किसी एक जगह पे प्राइस सेट कर लेते हैं। तो मैं किसी एक जगह पे पॉइंट ले लेता हूं, अज्यूम करते हैं कि मार्केट में यहां पे ये प्राइस सेट है, हम इसको P1 का नाम देते हैं और यहीं पर इसी पॉइंट पर जो क्वांटिटी है उसको मैं Q1 का नाम देते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि कंज्यूमर यहां पर भी विलिंग था उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, यहां पर भी विलिंग था उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो प्राइस कहां पे सेट हुई है? P1 के ऊपर। तो P1 से ऊपर वाला एरिया ये क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड, वो जो एरिया होगा क्या शो करेगा? कंज्यूमर सरप्लस। तो अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व इट शोज कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक हो गया? मैं दोबारा आपको बताता हूं कि कंज्यूमर हर पॉइंट पे, मैं इसको चले मुख्तलिफ पॉइंट से शो कर देता हूं, ए बी सी इस एरिया को। तो कंज्यूमर यहां पर भी विलिंग था उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, यहां पर भी विलिंग था, यहां पर भी विलिंग था, लेकिन मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? P1, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर को फायदा हो गया कि वो विलिंग ज्यादा पे करने के लिए था, लेकिन प्राइस उसकी क्या है? कम। तो प्राइस से जो अबव का एरिया होगा वो क्या शो करेगा? कंज्यूमर सरप्लस। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक वाइंड अप हो गया। मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स कर देता हूं। इसमें मैंने आपको सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल ली जिसमें 4 मैंने बायर्स दिए, ठीक है, उनकी विलिंगनेस हमने सपोज की। उसी एग्जांपल को हमने मद्देनजर रखते हुए एक टेबल बनाया। उस टेबल की मदद से मैंने स्टेप लाइक डिमांड कर्व बनाया। फिर वहां से स्टूडेंट्स मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करके दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में भी कंज्यूमर सरप्लस आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो टोटल सरप्लस है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।